खत्म कर देती हूँ। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मार्केट स्टार्ट किए थे। हमने मार्केट्स कहाँ तक डिस्कस किए थे? आज तो कंप्लीट करना है। हमने ये चीज कंप्लीट कर ली थी, टाइप्स ऑफ मार्केट की एक्सप्लेनेशन। मेरे ख्याल से फाइनेंस को हमने रोक लिया था, ऐसा ही है? तो बताएगा, यहाँ पे फाइनेंस वाला जो है, यहाँ पे हमने बात रोक ली थी। बताएं, कोई रिप्लाई करें ताकि मैं आगे जा सकूं। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग रोक लेती हूँ, फिर मैं सेशन एंड कर देती हूँ, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग ही भेज देती हूँ। फिर अगर कोई रिप्लाई मैम नहीं, तो मुझे तो याद नहीं है, बाकी दूसरों से पूछ। किसी को कुछ याद ही नहीं। लास्ट क्लास में आप लोग मौजूद थे मेरे ख्याल से। जी जी, मौजूद तो थे, पर अभी तो याद नहीं आ रहा कहाँ एंड किया था। मतलब आप लोग पढ़ते भी नहीं है, तो मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करके जाके वीडियो में देखना पड़ेगा। ओके, सो हमने सेल्स तक बात कंप्लीट की थी, फाइनेंस को हमने रोक दिया था, ठीक है। अब फाइनेंस की बात करते हैं। इन चारों मार्केट्स में, किसी भी मार्केट में एंटर होने के लिए हमें फाइनेंस का ये देखना होता है कि फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। और इन चारों मार्केट्स के लिए जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब फाइनेंस में क्या आता है? ऑन गोइंग कैपिटल। कैपिटल एक वर्ड है जो बिजनेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मतलब आपके लिए भी होता है, जरूरी नहीं कि आप लोगों को ना पता हो। कैपिटल का मतलब होता है कि आपको कितनी लागत लगेगी, मतलब कि कितने जो है आपको पैसे मिनिमम, या कितनी इन्वेस्टमेंट या कितने सामान की, कितनी चीजों की जरूरत होगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। या जब आप बिजनेस या आप किसी भी तरह की मार्केट में एंटर होंगे तो कितना कैपिटल लगेगा आपको। कैपिटल से मुराद आपके फाइनेंसेस भी हैं, कैपिटल से मुराद आपके स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो सब आपके कैपिटल होता है, ठीक है। तो वो कैपिटल अक्वायर करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इन चारों मार्केट में एंटर होने के लिए, ठीक है, या इन चारों मार्केट में सरवाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंसेस की जरूरत होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम जब डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टिंग मार्केट क्या होता है, रीसेगमेंटेड मार्केट क्या होता है, तो हमें और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इसमें ये है कि ऑन गोइंग कैपिटल, ऑन गोइंग मतलब का मतलब क्या होता है कि एक चीज जो चल रही है, फ्लो में है, उसको हम कहते हैं ऑन गोइंग, राइट। सो ऑन गोइंग में क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जॉब मिलती है, ठीक है, और मुझे मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, सही है। मुझे एक महीना में ऑफिस जाऊंगी तो मुझे सैलरी मिलेगी, लेकिन जब तक मुझे सैलरी मिलती है, एक महीना में ऑफिस जा रही हूँ, तो मेरा ऑफिस आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन है, या मेरी बाइक है, या मेरी कार है, उसका खर्चा, ठीक है, लंच का खर्चा, ड्रेसिंग वगैरह का है, और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी, खरीदूंगी ऑफिस आने जाने के लिए, चाहे आपके परफ्यूम्स हों, चाहे आपके शूज़ हों, चाहे आपके कपड़े हों, चाहे लंच के एक्सपेंसेस हों, वो क्या है? ऑन गोइंग आपका खर्चा है या ऑन गोइंग कैपिटल है। तो जब तक आपको सैलरी नहीं मिल जाती है, जब तक आपको सैलरी मिल जाती है, तब तक भी तो आपका खर्चा हो रहा होता है ना। तो वो कितना लगेगा आपको। इसी तरह जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या इन चारों में से किसी भी मार्केट में आप एंटर होते हैं, तो आपको ऑन गोइंग कैपिटल भी तो चाहिए होता है महीने के एंड तक, या 6 महीने तक, या जब भी आपका जो बिजनेस ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो आपको पैसे तो चाहिए होते हैं ना, कैपिटल चाहिए होता है। अब कैपिटल में फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है, ठीक है, सेल्स जब भी हो और जितनी भी हो, ठीक है, सेल्स जब भी हो जितनी भी हो, ठीक है, लेकिन आपको फिर प्रोडक्शन तो कंटिन्यू करनी। ऐसा तो नहीं होगा ना आपके एम्प्लॉयज इंतजार करेंगे कि हमने 1000 यूनिट बनाए हैं और वो 1000 यूनिट आप सेल करोगे, आपको उसके पैसे मिलेंगे तो मुझे सैलरी मिलेगी। कोई बात नहीं सर, जब भी जो है चीजें सेल हो जाए तब आप मुझे मेरी सैलरी दीजिएगा, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना आपके एम्प्लॉय। आपकी हो सकता है पहले महीने में 5 सेल्स हो, दूसरे महीने में 1000 सेल्स हो, तीसरे महीने में 3000 सेल्स हो, एक महीने में 200 सेल्स हो, लेकिन आपको जो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस है, जैसे आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है, ठीक है, वो तो आपको पे करनी है। अगर कुछ चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल तो आपको परचेज करना है, उसको तो आपको पे करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ऑफिस के फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, यूटिलिटीज हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए तो आपको खर्चे चाहिए ही होते हैं ना।
ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा ऑन गोइंग कैपिटल, ठीक है, कि जब कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई काम चल रहा है, तो मुझे कितना खर्चा लागत हो सकता है, मतलब कि डेली टू डेली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे जो है मुझे कितना कैपिटल दरकार होगा, कितनी मशीनरीज हम यूज करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या अमल दखल है, ऑन गोइंग का मतलब कोई चीज जो जारी और सारी है, जो रोज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, चारों मार्केट पे डिपेंड करता है कि किस तरह की मार्केट है, उस हिसाब से जो है ऑन गोइंग कैपिटल वेरी करता रहेगा, ठीक है। अब टाइम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, टाइम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको कितना टाइम लगेगा प्रॉफिट जनरेट करने में। इत्तेफाक से आज हमारे पास टाइम एक बार चैप्टर भी स्टार्ट है कंप्लीट करने, तो मैं बहुत डिटेल में बहुत डीप नहीं जाऊंगी। जैसे लास्ट वीक, जैसे मतलब लास्ट फ्राइडे को जो है हमने सेक्शन बी के लिए के साथ जो है बहुत डेप्थ में गए थे, तो अब तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट को लेकर। एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, इसको अभी से समझ लें, याद कर ले, हिट्स कर लें, दिमाग में बिठा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल है, मैं कह रही हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट्स होके या बिजनेस की कोर्सेज पढ़कर अगर आपको ये नहीं पता हो, तो फिर इस कोर्स का वो कहते हैं ना मकसद ही जाया हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे तो इतने अवेयरनेस कम ही है दी जाती है, लेकिन जो बिजनेस पढ़ते हैं वो बिजनेस कर नहीं रहे होते, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उन्होंने बिजनेस पढ़ा नहीं होता, तो बहुत ही कम ये चीज प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबली जो है ये चीज, ये पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। अभी पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने मैंने पैसे खर्च किए हैं सेल्स में, प्रोडक्शन में, किसी भी चीज में, उतने ही मैंने कमाए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इनिशियली और मुझे जो है 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है, और मेरी सेल्स स्टार्ट हो रही है और पैसे कमाने लग गई हूँ मैं, ठीक है, कस्टमर्स आते हैं, मेरी चीजें बिक रही हैं, तो 2.5 लाख रुपए जो मैंने खर्च किए हैं, तो वो 2.5 लाख रुपए अर्न करने में मुझे जो टाइम लग रहा है, ठीक है, अब जब तक मैंने 2.5 लाख रुपए नहीं कमाए, ठीक है, तब तक मेरे क्या है, लॉसेस में मैं जा रही हूँ। जिस वक्त, जिस दिन, जिस प्रोडक्ट को बेच कर, जिस यूनिट को बेच कर मैंने 2.5 लाख रुपए कमा लिए, वो पॉइंट क्या है मेरा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं जो एक यूनिट भी बेचूंगी वो मेरे प्रॉफिट की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इतने यूनिट्स बेच लिए हैं, इतने आइटम बेच लिए हैं जिसने मेरी कॉस्ट को कवर कर लिया है। अब मैं जितनी बेचूंगी वो मेरा प्रॉफिट होगा, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मैंने इतनी सेल्स की है कि जो मेरे एक्सपेंसेस है वो कवर हो गए हैं। अब जब एक बार मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, तो फिर मैं जितना बेचूंगी तो फिर वो मेरा प्रॉफिट की तरफ जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, एक आपकी प्रोडक्ट के बनाने की कॉस्ट क्या है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है वो, ठीक है, और कितना टाइम आपको लगा है। आपको पता है कंपनीज क्या करती है, ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस बीबीएस के स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हुए और अकाउंटिंग के कोर्सेज पढ़ाते हुए ब्रेक इवन कैलकुलेट करना सिखाया जाता है और बताया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने दिन में किस प्राइस पे कितने यूनिट बेचकर जो है मैं ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचूंगा। अगर मैंने कैलकुलेट किया है कि एक चीज मैं 100 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है, एक चीज मैं 100 रुपए में बेच रही हूँ, और उसको बनाने में, या उसको बनाने में नहीं, सॉरी, और मैंने जो है खर्चा किया वो 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपए ने एक्सपेंड किए हैं और चीज की प्राइस जो है 100 रुपए है, तो मैं कितने यूनिट बेचूंगी कि 1 लाख रुपए मेरे पास आए, ठीक है, तो वो हम 100 यूनिट बेचूंगी तो मेरे पास, या 1000 यूनिट बेचूंगी तो मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे। लेकिन वो 1 लाख रुपए कमाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, वो हम डेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब एक बार मैंने डेज कैलकुलेट कर ली कि इस प्राइस पे इतने यूनिट बेचूंगी तो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कंपनीज फॉर एग्जांपल 45 डेज लग जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 डेज लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स लग जाते हैं, तो कंपनीज के पास टारगेट होता है कि 2 महीने तक या 60 डेज तक मुझे इतनी सेल्स करनी है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। और उससे पहले भी आप वो अचीव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स जल्दी की है, ठीक है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, ठीक है, नेटवर्किंग अच्छी है, तो आपकी सेल्स जल्दी हो गई। तो आपने टारगेट रखा था 60 डेज का, ठीक है,
2 महीने कैसे, और आपने जो 45 डेज में वो अचीव कर लिया, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड, कि आपने टारगेट टाइम से पहले अचीव कर लिया। हो सकते 62 डेज लग जाए, हो सकते 65 डेज लग जाए, दैट इज ओके। लेकिन अगर आपका टारगेट 2 महीने का है और आपको भी 120 दिन हो गए उस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं, आपको उसको सही करना है, ठीक है। एंड वंस यू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट, देन यू स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट जनरेशन का टाइम, कि कितने टाइम पे जो है आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही मैंने 1 लाख कमा लिए, उसके बाद जो यूनिट में बेचूंगी 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 500 रुपए का, वो 500, वो 100, वो 1000 रुपए क्या है मेरे प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तक हम कम पहुंचेंगे, ये भी डिपेंड करता है किस तरह की हम मार्केट में हैं, सही है। क्योंकि बच्चे का भी मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि उनको बस अब पेपर्स की तैयारी करनी, तो फिर मैं भी बहुत डिटेल में बहुत डिटेल और डीप में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करूंगी, बट स्टिल ओके। तो कितना टाइम लगेगा मुझे प्रॉफिट जनरेट करने में, ये होता है टाइम टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं कस्टमर्स पे, कि कस्टमर की नीड्स और एडप्शन क्या है। हर मार्केट में, इन चारों मार्केट्स में एंटर होते हुए, ये चारों में हम एंटर नहीं होते, चारों में से जिसमें भी हम एंटर होते हैं, हमें देखना होता है कस्टमर की नीड्स क्या है, इन चारों मार्केट के हिसाब से डिफरेंट होंगी। और एडॉप्शन का मतलब ये है कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो मेरी सर्विस है, उसको कस्टमर्स को अडॉप्ट करने में क्या टाइम लगता है, वो कैसे अडॉप्ट करते हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा कैसे बन जाता है, उनकी आदत कैसे बन जाती है कि वो इसी को यूज करते रहे, वो उसी को खरीदते रहे और इसी पे काम करते रहे, या इसी प्रोडक्ट और सर्विस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। तो इन चारों मार्केट में वो चीज डिफरेंट होती है। तो अब चलते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट क्या है? वो मार्केट जो पहले से मौजूद है, ठीक है। वो मार्केट जो क्या है, पहले से मौजूद है। यहाँ पे मैं ये करूं बच्चों के,